Hello everyone, my name is Vidya Sharma and welcome to my channel Vidya Economics Mantra. स्टूडेंट्स, आज से मेरे इस चैनल पे स्टार्ट होने जा रही है क्लास 12th की टर्म 1 से रिलेटेड सीरीज, जिसमें कि की सारी यूनिट्स इंक्लूड होंगी जो कि टर्म 1 में आ रही हैं। और हर यूनिट के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर यूनिट। सो बने रहिए मेरे इस चैनल में। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मनी एंड बैंकिंग यूनिट। मनी एंड बैंकिंग यूनिट में हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे मनी का टॉपिक कवर, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बैंकिंग का टॉपिक कवर, और फिर उसके बाद की जो वीडियो आएगी वो आएगी उससे रिलेटेड एमसीक्यूज। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मनी। सो यहाँ पर मनी को जानने से पहले हमें जानना होगा कि ये बार्टर सिस्टम क्या है और इसमें बार्टर एक्सचेंज क्या होता है। बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था जहां पर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे। यहाँ पर मनी का कोई भी रोल नहीं था। यहाँ पर क्या था, एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता था। सो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर डायरेक्ट बार्टर हो गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम क्या कहते हैं, बार्टर इकोनॉमी कहते हैं, या फिर सीसी इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। सो सीसी इकोनॉमी यानी मीन टू से दैट कमोडिटी, यहाँ पर सी का मतलब क्या है, कमोडिटी इकोनॉमी, मीन टू से दैट कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। सो बार्टर एक्सचेंज में क्या होता था, गुड्स के बदले गुड्स क्या होते थे, एक्सचेंज होते थे, उसी को ही हम बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। अब ये बार्टर सिस्टम जब चल रहा था तो हमें कुछ ना कुछ परेशानी आई होगी, इसी वजह से मनी इंट्रोड्यूस हुआ। अगर हम इसकी कमियों को जानें कि इसकी लिमिटेशन क्या थी, तो इसकी लिमिटेशन मेनली क्या थी। पहली लिमिटेशन अगर हम देखें तो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब ये है बेटा कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, जो बार्टर सिस्टम था उसमें क्या था कि अगर कोई भी कमोडिटी, मान लिया कोई भी पर्सन ए है, उसको जो पर्सन बी के पास कमोडिटी है उसकी ज़रूरत है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पर्सन बी को भी जो उसके पास पर्सन ए के पास कमोडिटी है उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो जाता था कि हमें हो सकता है कि सामने वाले के पास जो कमोडिटी अवेलेबल है हमें उसकी नीड है, लेकिन हमारे पास जो कमोडिटी अवेलेबल है उसकी नीड उसको है या नहीं है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती थी। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन थे वो क्या था कि इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पाया जाता था। देन उसके बाद अगर हम सेकेंड लिमिटेशन की बात करें तो क्या था कि इसमें लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट नहीं कर सकते थे कि एक कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है उसको आप दूसरी कमोडिटी से मेजर नहीं कर सकते थे, उनकी वैल्यू का कोई मेजरमेंट नहीं था, उनकी कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं थी, यानी आप यहाँ पर उनको इक्वली मेजर नहीं कर सकते थे। मान लिया एक पर्सन के पास अगर राइस की प्रोडक्शन हो रही है और दूसरे पर्सन के पास अगर मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर मेजरमेंट की जो कॉमन वैल्यू है ये नहीं बैठ पाती थी। सो दैट्स वाई ये सेकंड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि यहाँ पर लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू पाया जाता था। अब नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड पॉइंट तो क्या होगा, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। यहाँ पर डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है बेटा, फ्यूचर पेमेंट, यानी यहाँ पर आप बता नहीं सकते थे कि एट प्रेजेंट अगर किसी पर्सन ने पर्टिकुलर कमोडिटी बोरो करी है दूसरे पर्सन से, तो फ्यूचर में वो उसको किस अकॉर्डिंग पे करेगा, तो उसका कहीं ना कहीं डेफर्ड पेमेंट का कोई स्टैंडर्ड नहीं बन पाता था कि एग्जैक्टली कोई भी क्वांटिटी जो है जब वो रीपे कर रहा है उस टाइम पे उसकी क्या वैल्यू होगी। सो यहाँ पर लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट पाया जाता था। देन उसके बाद लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी उस पर्टिकुलर कमोडिटी को स्टोर करना बहुत मुश्किल होता था एज कंपेयर टू एट प्रेजेंट जो हम मनी को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर देखें कि मान लिया कि जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, तो आप इनको ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो कंपैरेटिवली क्या होगी,
कम होगी, ठीक है। सो एक पैसेज ऑफ टाइम के बाद ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और दूसरी बात ये भी होती थी कि यहाँ पर अगर हम स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करें, जगह चाहिए होती थी स्टोरिंग के लिए, प्लेस की नीड ज़्यादा होती थी। मनी को स्टोर करना बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू कॉमोडिटीज़ को स्टोर करना, तो यहाँ पर क्या होता था, स्टोरेज की प्रॉब्लम देखी जाती थी। अब ये तो हमने देखा कि क्या क्या लिमिटेशन थी बार्टर एक्सचेंज की। ऑब्वियसली जब उसमें लिमिटेशन थी, इसी वजह से जो उसके ड्रॉबैक्स थे, इसीलिए क्या हुआ, मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। सो मनी का इंट्रोडक्शन हुआ तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मनी एक्चुअल में है क्या। सो अगर हम डेफिनेशन देखें मनी की, तो मनी इज एनीथिंग which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and means for standard of deferred payments। अभी आप लोगों ने देखा कि हमने बार्टर एक्सचेंज की जो लिमिटेशन करी थी, वही इसकी क्या है, डेफिनेशन हो गई, वही इसकी क्या है, फीचर है, ठीक है। सो मनी के फीचर्स वही हैं जो कि लिमिटेशन थी क्या, बार्टर एक्सचेंज की। फर्स्ट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड, मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड फोर्थ, मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब अगर हम बात करें कि फंक्शन ऑफ मनी क्या होगा, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, अगर ये देखें तो यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स इसमें डिस्कस करे हैं, वो क्या है, प्राइमरी फंक्शन हो गए, और जो लास्ट के 2 फंक्शन हमने डिस्कस करे हैं वो क्या हो गए, सेकेंडरी फंक्शन हो गए। ध्यान रखना है, फंक्शंस ऑफ मनी जो है, प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन की बात अगर करते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। सो ये क्या है, फंक्शंस ऑफ मनी है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए ना आए, बट यू शुड नो अबाउट दैट कि एक्चुअल में फंक्शंस ऑफ मनी क्या होते हैं। सो देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। यहाँ पर ध्यान रखना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जितना भी टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी पब्लिक के पास है उसको हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा ध्यान देकर चलना कि अगर कभी भी पूछा जाएगा कि मनी सप्लाई क्या है, इज इट अ स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट, तो ध्यान रखना है इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। हालांकि आपको सप्लाई वर्ड दिख रहा है तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसको क्या मान लेते हैं, फ्लो मान लेते हैं, लेकिन ये फ्लो नहीं है बेटा, ये स्टॉक कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने वाला स्टॉक होता है, पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने वाला फ्लो होता है। ये हम पहले ही कर चुके हैं जब हमने स्टॉक और फ्लो के बीच डिफरेंस देखा था। सो ध्यान रखना है, मनी हेल्ड बाय पब्लिक जब आएगा कि मनी हेल्ड बाय पब्लिक, तो ये क्या है, मनी सप्लाई है। सो अगर हम देखें कि मेजर्स क्या हैं मनी सप्लाई के, तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में मेनली 4 मेजर्स होते हैं। ध्यान रखना है, कितने मेजर्स होते हैं, 4 मेजर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, M1, M2, M3, M4। अब एक एक करके इनको देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ये आपको डायरेक्टली ऐसे ही याद करते हुए जाना है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह इसको याद कर लेना है कि M1 में क्या क्या इंक्लूड होगा, M2 में क्या क्या इंक्लूड होगा, M3 में क्या क्या इंक्लूड होगा और M4 में क्या क्या इंक्लूड होगा। सो अगर हम बात करें M1 की, तो M1 में क्या आता है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ये सब इंक्लूड होता है M1 में। सो ध्यान रखना है, इसको हम बोल सकते हैं CC प्लस DD प्लस OD, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं CC प्लस DD प्लस OD। सो करेंसी एंड कॉइन्स जो कि पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट जो कि कॉमर्शियल बैंक के पास आता है, अदर डिपॉजिट जो कि RBI के पास है। तो ये सारा का सारा किसका पार्ट हो जाएगा, M1 का पार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें M2 की, तो M2 में क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा, M2 में M1 प्लस यानी M1 के जो जितने भी कंपोनेंट्स M1 के थे वो इंक्लूड होंगे, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद
पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, यानी जितना भी सेविंग डिपॉजिट्स आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में है वो भी M2 का क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। सो M1 तो है ही है इसमें इंक्लूड, साथ में सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स इसमें हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं M3 की, तो M3 क्या होगा, M3 इज इक्वल टू M1, यहाँ पर ध्यान देना M2 नहीं है M1 है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। सो यहाँ पर नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स M1 के साथ जब ऐड होता है तो वो क्या बन जाता है, M3 बन जाता है। और अगर हम बात करें M4 की, तो M4 क्या है, M4 होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग NSC। NSC क्या होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। सो ध्यान रखना है M1, M2, M3 और M4 क्या इसमें इंक्लूड होता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है मेनली, इसे याद कर लीजिएगा ऐसे ही। अब कुछ टर्म्स की बात करते हैं, वो ध्यान रखना, जैसे फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है बेटा, फिएट मनी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द मनी विच इज़ under the fiat or order from the government to act as a money, or we can say that under law it must be accepted for all debts। यानी जिसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर मनी, जिसको गवर्नमेंट लीगलाइज्ड करती है, जो कि लीगल टेंडर मनी होता है, वो सारा का सारा फिएट मनी है। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन पीरियड में गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था कि हमारे 500 और 1000s के जो नोट हैं वो अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो वो फिएट मनी से क्या हो गए, आउट हो गए। देन उसके बाद अगर टर्म आती है हाई पावर्ड मनी, तो ये RBI और गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और कैश रिजर्व्स विद द बैंक, यानी जितनी भी करेंसी पब्लिक के पास है और जितना भी कैश रिजर्व बैंक के पास है, वो अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हमें हाई पावर्ड मनी, जिसको H से डिनोट किया जाता है, हमें हाई पावर्ड मनी मिल जाता है। स्टूडेंट्स, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह गए थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो अभी हमने डिस्कस करे M1, M2, M3 और M4, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर इसमें पूछा जाएगा आपसे ये चारों मेजर्स में से M1, M2, M3, M4 में से मोस्ट लिक्विड कौन सा मेजर है, सबसे ज़्यादा डिग्रीज ऑफ लिक्विडिटी की अगर बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किस में पाई जाती है, वो होता है M1 में। ठीक है, M1 मोस्ट लिक्विड होता है और M4 लीस्ट लिक्विड होता है। सो ध्यान रखना है कि जब भी ये पूछा जाए कि लीस्ट लिक्विड कौन सा है तो M4 और मोस्ट लिक्विड कौन सा है तो M1। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं M3 की, तो M3 सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला मेजर ऑफ मनी सप्लाई है, इस चीज़ का ध्यान देना है। इसको एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें M1 और M2, इसको जनरली नैरो मनी कहा जाता है, और M3 और M4 इसको ब्रॉड मनी कहा जाता है। सो ध्यान रखना है, मनी सप्लाई में नैरो मनी सप्लाई क्या है, M1 और M2, और ब्रॉड मनी सप्लाई क्या है, M3 और M4। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि MCQ बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना मनी से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और फिर उसके बाद हम लोग गो थ्रू होंगे उससे रिलेटेड MCQs के। सो स्टूडेंट्स, बने रहिएगा मेरे इस चैनल पे। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, दैट इज विद्या इकोनॉमिक्स मंत्रा। थैंक यू।